अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। अडयाला जेल में कैदियों के गिरोहों में तसादुम, फिर अडयाला जेल के जहनी मरीजों की वार्ड में लड़ाई और उसमें एक कैदी का हलाक होना और गुज़श्ता दिनों रावलपिंडी से तीन दहशत गर्दों का गिरफ्तार होना, जिससे अडयाला जेल के नक्शे बरामद होते इस बात का पता दे रहा था कि अडयाला जेल के अंदर और बाहर सिक्योरिटी हालात इंतहाई मशकूक हैं। ऐसे वक्त में जब इस इंतहाई अहम जेल में बानी तहरीक इंसाफ, परवेज़ इलाही, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी जैसे रहनुमा भी कैद हों, इस तरह के पै दर पे बैक टू बैक वाक़यात इंतहाई तशवीशनाक थे और अफवाहों को जन्म दे रहे थे, जिसके बाद महकमा दाखिला पंजाब ने IG जेल खाना जात पंजाब को 2 हफ्तों के लिए कैदियों और हवालातियों से मुलाकात और जेल विजिट पर पाबंदी आयद करने के अहकाम जारी कर दिए। मीडिया कवरेज पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने सेंट्रल जेल अडयाला के हवाले से थ्रेट अलर्ट से आगाह किया। इंटरनल सिक्योरिटी विंग महकमा दाखिला पंजाब ने रिपोर्ट्स की रोशनी में आगाह किया है कि रियासत मुखालिफ दहशतगर्द ग्रुप, जिन्हें मुल्क दुश्मनों की हिमायत हासिल है, मुल्क भर में अफरा तफरी फैलाने के लिए सेंट्रल जेल अडयाला को निशाना बनाना चाहते हैं। किसी भी ऐसे सानहे से बचने के लिए ज़रूरी इकदाम की अशद ज़रूरत है और ज़राए के मुताबिक महकमा दाखिला ने स्पेशल ब्रांच इंटेलिजेंस ब्यूरो और महकमा जेल खाना जात के अमले के जरिए जेल के अंदर 13 मार्च को सिक्योरिटी सर्वे सर्च ऑपरेशन करवाए। जेल की बाउंड्री वॉल पर खारदार तारे लगाने और बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम से जेल के अंदर और गिरदोनवा में स्क्रीनिंग करवाने का हुक्म भी दिया है। जेल में काम करने वाले सरकारी ठेकेदारों और अमले की सिक्योरिटी क्लियरेंस कराने का भी हुक्म सादिर किया है। पाबंदी का इतलाक साबिक वज़ीर आज़म बानी PTI इमरान खान, साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही, साबिक वफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी समेत जेल के तमाम असीरान पर होगा। पंजाब हुकूमत चाहे ये पाबंदी इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स की बिना पर लगाई हो, लेकिन इन हालात में इस पाबंदी को शक भरी निगाह से देखा जा रहा है। सेनेट इलेक्शंस के आज 54 से ज़ायद अरकान रिटायर हो चुके हैं क्योंकि सेनेट इनकम्प्लीट है। सेनेट इलेक्शंस का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमाओं को सेनेट इलेक्शन के लिए हर सूरत बानी तहरीक इंसाफ से मुशावरत करना थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्हें इस मुशावरत से भी दूर रखा जा रहा है। सिर्फ सिक्योरिटी की बिना पर जेल में मुलाकात पर पाबंदी अब लगी होगी, लेकिन बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी के वीडियो लिंक हाजिरी पर भी अदालती हुक्म अदूली की जाती है। यहाँ तक कि तौहीन अदालत की कार्रवाई की तंबीह की जाती है, तो फिर IG जेल ने अदालत में इंटरनेट मसाइल से मुतालिक रिपोर्ट भी जमा करा के जान खलासी मुमकिन बनाई। इसी तरह अल्लामा राजा नासिर अब्बास को अदालत अहकामात के बावजूद बानी PTI से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई, जिस पर वो भी तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए अदालत से रुजू कर चुके हैं, जिसका मतलब है कि मुलाकातों पर पाबंदी की वजह सिक्योरिटी के साथ साथ कुछ सियासी भी हो सकती है। आज उमर अयूब समेत दीगर PTI रहनुमा जो बानी PTI से मुलाकात करने पहुंचे थे, तो उन्हें मुलाकात पर नाकामी का सामना करना पड़ा और इस नाकामी पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने परमिशन दे दी थी खान साहब के साथ रूटीन की मुलाकात हुआ करेगी। ये खान साहब का एक आईनी और कानूनी राइट है। इस सुबह जब मुलाकात के लिए हम जा रहे थे तो मुलाकात की इजाज़त आज नहीं मिली। आज ऑर्डर कराया है कि हमारे जो टॉप लीडरशिप है वो मिलेगी फॉर द पर्पज ऑफ कंसल्टेशन इमरान खान साहब से। आप देखते हैं अगर नहीं मिलने देंगे। कर्फ्यू तो इसलिए है कि उनको पता है कि ये कंसल्टेशन और मुलाकातें जो है आगे सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं, के लिए वो हमारे रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। तीसरी बार है मैं आ रहा हूँ अपने महबूब कायद वजीर आज़म इमरान खान साहब से मिलने, पर नहीं मिलने दिया जा रहा। हमें तशवीश है अपने लीडर के लिए। हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। सेनेट का इलेक्शन का शेड्यूल आ चुका है, पर ये करप्ट हुकूमत ये उसमें रोड़े अटका रही है। इस मामले पर बात करेंगे। इस वक्त इस्लामाबाद से सीनियर सहाफ़ी तजियाकार साकिब बशीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम साकिब बशीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बानी PTI से आज मुलाकात का दिन था, स्केड्यूल्ड थी मुलाकातें, लेकिन लोग जब मुलाकात के लिए पहुंचे तो पता चला कि अडयाला जेल और उसके अतराफ सिक्योरिटी के इंतहाई गैर मामूली हालात हैं। वहाँ पर कनातें लगाई गई हैं, मीडिया को कवरेज से रोक दिया गया है। बताइएगा कि इतनी गैर मामूली सिचुएशन, क्या इसका अंदाज़ा था कि ये होने जा रहा है आज सुबह, या किसी को पता नहीं था और आनन फानन ये सब कुछ हो गया? बहुत शुक्रिया आपका। एक तो ये बिल्कुल भी पता नहीं था और कोई अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होने जा रहा है, क्योंकि 5 अगस्त से लेकर आज तक अगर हम बात करें तो कहीं पे भी शुरू में तो जो इनकी बानी PTI की जो टीम थी लीगल या उनकी फैमिली थी, उनकी मुलाकातें शुरू में उस तरह स्मूथली नहीं होती थी। फिर अदालतों से ऑर्डर्स आए, फिर ये मुलाकातें स्मूथली होना शुरू हो गई और मंगल और जुमरात के दिन जो है वो रखे गए। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर आ जाए कि 14 रोज के लिए अब जो है वो मुलाकातों पर पाबंदी होगी। और सिर्फ वो एक जो है वो जो बानी PTI है उन पर पाबंदी नहीं है, बल्कि जितने भी इसके अलावा भी जो वहां पे कैदी हैं, चौधरी परवेज़ इलाही हैं, फवाद चौधरी हैं, या
जो शाह महमूद कुरैशी है या इसके अलावा जितने भी कैदी हैं अडियाला जेल के, तमाम पर पाबंदी आयद कर दी गई। लेकिन उसको इस तनाजुर में पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उस तनाजुर में बड़ा अहम जो है वो देखा जा रहा है। इसमें एक बड़ी खबर मैं आपको यहाँ पे दे दूं कि एक तो जो महकमा दाखिला पंजाब है उसने ये कहा है कि अगले 14 रोज के लिए जो इमरान खान साहब उन समेत किसी से भी मुलाकात की जो है पाबंदी होगी जेल में, और कोई विजिट नहीं कर सकेगा। तो इसी के साथ पंजाब हुकूमत ने और वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो सिंगल बेंचेस के फैसले थे कि जिनमें इमरान जो उनकी पीटीआई की जो लीगल टीम थी, लीडरशिप थी, उनको मुलाकातों की इजाजत दे रही थी, सिंगल बेंचेस इजाजत दे रहे थे, उनको चैलेंज कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करते हुए ये कहा गया है कि वो एक कन्विक्टेड पर्सन है, 3 जो है वो उनमें फैसले आ चुके हैं, 3 केसेस में उनके खिलाफ फैसले आ चुके हैं, और वो जो है वो अंडर ट्रायल प्रिजन नहीं है कि उसको उनको जो है वो जो राइट्स आम सिटीजन को होते हैं वो उनको वहां पे नहीं है। बेटर क्लास का जो तस्वर है वो उस हद तक है, बेटर क्लास उनको दी हुई है। लेकिन ये है कि उनको इस तरह मुलाकातों की इजाजत नहीं दी जा सकती। और खास तौर पर मैं बात करूं यहाँ पे कि जो हुकूमत पंजाब है और हुकूमत जो मरकजी हुकूमत है उसकी जानिब से ये कहा गया है कि जो पॉलिटिकली एंगेजमेंट्स हैं कि पॉलिटिकली मुशावरत और सियासी मुशावरत के लिहाज से, तो उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकली तो इस्तेमाल ही नहीं किया जा सकता कि कोई भी कन्विक्टेड पर्सन है उसमें रूल्स उसकी इजाज़त नहीं देते, रूल्स तो सिर्फ फैमिली के साथ मुलाकात की इजाज़त देते हैं। तो इस सारे तनाजुर को फिर IMF का जिक्र किया गया है, जो मरकजी हुकूमत की तरफ से कमिश्नर इस्लामाबाद कमिश्नर जो है उनकी जानिब से जो इंट्रा कोर्ट अपील दायर हुई है उसमें यह कहा गया है कि जो IMF को खत लिखा गया है वो जेल में बैठे बंदे ने लिखा है। तो उन्होंने कहा कि कितनी बड़ी वो एक स्टेप उन्होंने लिया है, और ये सारी चीजें उनके 1 बाय 1 जो है वो उनके अगेंस्ट डाली गई हैं, और उनका ये मौकफ है कि ये मुलाकातों पर पाबंदी, मुलाकातों की इजाजत देने के जो ऑर्डर्स हैं उनको कलअदम करार दिया जाए, और जेल रूल्स इस तरह जो है वो इजाजत नहीं देते। तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि ये सिनेरियो अब मामला आगे चलेगा। उसकी वजह यह है कि जो PTI है वो उसकी KPK में भी उनकी हुकूमत है, मरकज में भी वो बैठे हुए हैं, पंजाब में भी वो मौजूद हैं, और बहुत सारी और भी चीजें चल रही हैं। तो मेरे ख्याल में उनमें एक चीज ऐड हो जाएगी कि इस तरह मतलब जो मैंडेट चोरी की बात हो रही थी, फिर मखसूस नशिस्तों वाला मामला है, अब ये जो है वो मुलाकातों वाला मामला, फिर सेनेट इलेक्शन है, क्योंकि सबसे बड़ी अहम बात यह है कि सेनेट इलेक्शन है। सेनेट इलेक्शन की वजह से ये मुलाकातें जो है वो कोशिश की जा रही थी। और इसमें एक और चीज मैं ऐड कर दूं कि कल जो 190 मिलियन पाउंड केस है उसकी समाअत होनी है अडियाला जेल में। अब कल की जो समाअत है वो बड़ी इंपॉर्टेंट अहम है उस लिहाज से, क्योंकि मुलाकातें आज नहीं हुई। अब कल देखना होगा कि क्या अदालत जो है वो इनके वकील जो है PTI के उनको दाखिले की इजाजत देगी। अगर देगी तो फिर वो जो मुशावरत वैसे करना चाह रहे हैं मेरे ख्याल है इस तरह वो कर लेंगे। उन सब लीडरशिप की मुलाकातें तो नहीं होगी, लेकिन मखसूस लोग हो सकता है इस जो वकील है वो चले जाए, लीगल टीम चली जाए। लेकिन ये देखना होगा कि कल की समाअत अडियाला जेल में क्या होगी। लेकिन ये तय है, पहले तो अदालत ने 13 तारीख की तारीख रखी हुई है साहब अदालत में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत होनी है। लेकिन क्या कल जो है वो समाअत होगी, क्या कल वकील को इजाजत दी जाएगी, क्या मीडिया को इजाजत होगी, ये वो सारे सवालात हैं जिनके जवाब आने हैं। लेकिन जो है वो, और दूसरी तरफ जो और फिर ये भी तो हुकूमत और पंजाब हुकूमत की जो अपीलें हैं उन पर कल जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत भी होने जा रही है। तो इसका मतलब फिर ये जो ऑर्डर है महकमा दाखिला पंजाब का 14 रोज का, हो सकता है PTI इसको भी चैलेंज कर दे। तो ये एक महाज है जो अडियाला जेल के अंदर बाहर और अदालतों में जो है वो एक महाज बन रहा है, एक नई डेवलपमेंट। और साकिब बशीर साहब 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर अगर ओपन ट्रायल होना है जेल में, तो फिर ओपन ट्रायल के ऊपर भी तो सवाल उठेगा ना कि अगर वहां पर वकला को या फिर मीडिया के लोगों को जाने की इजाजत नहीं होगी तो फिर क्या ये ओपन ट्रायल हो सकेगा या नहीं हो सकेगा? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि ये एक मामला तो होगा। इससे कबल भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में पूरा ट्रायल जो कलदम करार दे दिया था कि मीडिया की मौजूदगी रही थी। तो अब मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हो सकता है ये एक पोजीशन हो कि अदालत से कोई रिक्वेस्ट करी अडियाला जेल हुकाम के आप जो है वो समाअत ना करें, एडजर्न कर दें, या ऐसी कोई सिचुएशन हो। या फिर अगर वो आएंगे समाअत करेंगे जिस तरह तय है समाअत करेंगे, फिर वकला को भी इजाजत देनी पड़ेगी, फिर सहाफियों को भी इजाजत देनी पड़ेगी, पब्लिक जो आती है वो उनको भी इजाजत देनी पड़ेगी। तो ये एक सिनेरियो है, इस सिनेरियो के साथ फिर उनको जो है वो चलना पड़ेगा। लेकिन इसको एडजर्न करने से फायदा क्या होगा? मैं जरा इसको समझना चाह रहा हूं, क्योंकि पैरेलल आप देखें तोशा खाना और साइफर केस के अंदर जो अपीलें हैं बानी PTI की, बुशरा बीबी की, शाह महमूद कुरैशी की, वो लगी हुई हैं। तो अगर वहां से कोई रिलीफ मिल जाता है और यहाँ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला नहीं होता है तो इसका फायदा तो खुद बानी PTI को होगा या बुशरा बीबी को होगा। तो फिर एडजर्न करने से क्या फायदा होगा?
नहीं, वो तो बिल्कुल अगर उनको साइफर केस में जो अपीलें लगी हुई हैं वहां से उनको रिलीफ मिल जाता है, और इसी तरह दूसरी तरफ आप ले लें कि जो तोशाखाना केस है उसमें भी मिल जाता है, और वो मिलना है, वो हर सूरत में मिलना है। अब 2 3 4 सूरतें जो भी हम मुमकिन बनाएं उसमें मिलना ही मिलना है, लेकिन अब कितना टाइम लगता है वो असल मैटर नहीं, तो करता है। फिर उसके लिए तो 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला फौरी तौर पर देना चाहिए। अगर वहां से रिलीफ मिलेगा तो फिर यहाँ पर तो पूरी कोशिश होनी चाहिए दूसरे फरीक की कि यहाँ सजा हो जाए ताकि उनके बाहर आने का रास्ता रोका जा सके। जी बिल्कुल, वो हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। इद्दत वाला केस जो है उस पर भी अल्टीमेटली उनको जमानत मिल सकती है, लेकिन इस दौरान क्या 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आ जाएगा, मुझे ऐसे लगता नहीं है। लेकिन इससे कबल भी हम ये बात केसेस में ये कहते रहे हैं कि हमें जो है नहीं लगता कि इतने अरसे में जो है वो केसेस के फैसले आ जाएंगे, कि फिर जो है वो हमने देखा कि सुबह से शाम और शाम से सुबह तक जो है वो समातें शुरू हो गई अडयाला जेल में, और अचानक एक दिन पता चला कि एक केस की फैसला आ गया, फिर दूसरे दिन अचानक पता चला दूसरे केस का फैसला आ गया, और 2 रोज के बाद अचानक पता चला तीसरे केस का फैसला भी आ गया है। तो इसलिए कुछ भी हो सकता है। अब जो है वो आप अच्छा, ये प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते कि देखिए साकिब बशीर साहब, ये जो एनालॉजी ड्रॉ की जा रही है कि भाई एक तरफ तो अब जाहिर है कि कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हैं, पॉलिटिकल मीटिंग्स हैं जिसको रोका जाए, दूसरी तरफ जाहिर है ये इसको भी तो आप बिल्कुल सिंगल आउट नहीं कर सकते कि वहाँ पर सिक्योरिटी थ्रेट तो है और 3 लोगों को पिछले दिनों पकड़ा भी गया है। तो ज़रा अगर इसको देखा जाए तो बानी पीटीआई हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी है, या 4 लोग ऐसे हैं जो पॉलिटिकली बड़े हाई प्रोफाइल हैं, उनकी वजह से सैकड़ों कैदी जो है उनका हक भी मुतासर हो रहा है। तो क्या कोई ऐसा भी हो सकता है मुस्तकबिल करीब के अंदर कि इन्हें अडयाला जेल से किसी और जगह शिफ्ट कर दिया जाए? अभी तक कोई इतला नहीं है। ऐसी पॉसिबिलिटीज बहरहाल होती हैं, जिस तरह जो बुशरा बीबी हैं उनको सिक्योरिटी की वजह से बनी गाला उन्होंने वो कहते हैं रखा हुआ है, तो एक मतलब वजह हो सकती है। क्योंकि अब अगर बात की जाए 2 हफ्तों की, तो 2 हफ्तों के लिए सारे कैदी मुतासर होंगे, उनके आते हैं लोग मिलने के लिए, फैमिलीज आती हैं और तय होती हैं मुलाकातें, तो मुलाकातें से सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। लेकिन जो दूसरी आपने बात की कि दहशतगर्दी, बिल्कुल वो तो उसको तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। वो अल्टीमेटली जो हाई प्रोफाइल कैदी है तो उनकी हिफाजत जो है वो जो जेल हुकाम है उनकी जिम्मेदारी होती है। उनको किसी किस्म के कोई भी मसला हो फिजिकली या जिस लिहाज से भी, तो वो उनके लिए तौर एक बहुत बड़ा जो है वो मसला बन जाता है जो जेल हुकाम है। तो इसलिए इसको तो इग्नोर कर ही नहीं सकते कि उनकी सिक्योरिटी के लिए ये इकदाम किए जा रहे हैं, और डेफिनेटली होने भी चाहिए, और सख्त सिक्योरिटी होनी चाहिए ताकि ऐसी कोई जो है वो ना बने कोई सूरत हाल। बहुत बहुत शुक्रिया साकिब बशीर साहब आपके वक्त के लिए। नई काबीना के हल्फ उठाने के बाद हमारे वजीर खजाना जनाब औरंगजेब खान साहब दफ्तर संभाल चुके हैं। बिलाशुबा औरंगजेब खान एक काबिल और मेहनती इंसान है जिनकी तारीफें ब्लूमबर्ग जैसा इदारा भी कर रहा है और कह रहा है कि सरमायाकारों की दिलचस्पी पाकिस्तान के नए वजीर खजाना की तैनाती में थी। IMF के नए प्रोग्राम से पहले मोहम्मद औरंगजेब की तैनाती मस्बत इकदाम है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक टेक्नोक्रेट की बतौर वजीर खजाना तैनाती पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस को हल करने में मददगार होगी और IMF से मुज़ाकरात में वजीर खजाना का किरदार कलीदी होगा। ब्लूमबर्ग ये भी कहता है कि मोहम्मद औरंगजेब इस्लाहात लाने के लिए वो सब कुछ करेंगे जो ज़रूरी होगा। उनका माजी बताता है कि वो टैक्स की बुनियाद वसी करने के लिए जो रियल एस्टेट और रिटेलर्स पर टैक्स आयद करना चाहते हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक नए वजीर खजाना निशकारी के अमल में SIFC की मावनत करेंगे। औरंगजेब खान खुद भी हल्फ उठाने के बाद इस अज़्म का इजहार कर रहे हैं कि वो अपनी तमाम तर तवानाइयाँ पाकिस्तान को दरपेश मुश्किलात के हल के लिए इस्तेमाल करेंगे। नौ मुंतखब वजीर खजाना समझते हैं कि बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं लेकिन काम नहीं हो रहा, लेकिन अब वो एक्शन लेंगे। दूसरी जानिब IMF वफ्द आज रात पाकिस्तान पहुँचेगा। वफ्द स्टैंड बाय प्रोग्राम के तहत अगली किस्त जारी करने के लिए मुज़ाकरात करेगा। IMF से मुज़ाकरात 14 से 18 मार्च तक होंगे और मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में $1.1 अरब की किस्त जारी करने का फैसला होगा। ज़राए का यह भी कहना है कि IMF जायज़ा मिशन के दौरे के दौरान नए कर्ज प्रोग्राम के बारे में भी बातचीत मुतवक्की है, क्योंकि खुद 9 मुंतखब वज़ीर ख़जाना इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि उनकी टीम कम अज़ कम $6 अरब मालियत का खातिर खा कर्ज हासिल करने के लिए 3 साल के नए इंतज़ाम के लिए बातचीत शुरू करने के लिए तैयार है। एक तरफ पहले से जारी शुदा जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट है उसको सिक्योर करना है, दूसरी तरफ उसूल की तगोदो बताई जा रही है। इस वक्त साबिक वज़ीर ख़जाना माहिर इक़्तिसादी अमूर डॉक्टर हफीज़ पाशा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सो गुड टू सी यू आफ्टर सो लॉन्ग सर। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है सर, अब नई कैबिनेट आ गई है, पोर्टफोलियो मोहम्मद औरंगजेब साहब के पास है, IMF का जायजा मिशन आज रात पहुंच रहा है। व्हाट आर यू लुकिंग एट सर? कितना चैलेंजिंग होगा? पहले तो स्टैंड बाय अरेंजमेंट है उसको पूरा करना है, फिर नए कर्ज का हुसूल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो हमें इस बात की खुशी है कि काबीना
बन चुकी है और मैं ख़ास तौर पे औरंगज़ेब साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और हमारी दुआ ये है कि अगर वो कामयाब होंगे तो इंशाल्लाह मुल्क भी कामयाब होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि आने वाले अगले हफ्ते में IMF के मिशन आने वाला है। पाकिस्तान स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी का आखिरी रिव्यू जो सेकंड रिव्यू है दिसंबर के महीने तक का, वो इसको रिव्यू करेंगे और फिर तय करेंगे कि पाकिस्तान ने सारे परफॉर्मेंस क्राइटेरिया और रिफॉर्म कमिटमेंट्स वगैरह मीट किए थे या नहीं। इसमें मेरे ख्याल से कुछ 2-3 इश्यूज ऐसे हैं जो शायद डिस्कशन में आए और कुछ इससे मसले भी खड़े हो सकते हैं। एक तो हैरत अंगेज बात यह है कि पाकिस्तान ने जो बिजली के निर्खों में और गैस की कीमतों में इतना ज़्यादा इजाफा किया है पिछले दिनों, मगर उसके बावजूद हैरत अंगेज बात यह है कि आपका सर्कुलर डेट जो है वो इन दोनों शोबों का मिला लें तो तकरीबन 5,700 अरब है। IMF का ये सबसे बड़ा सवाल होगा कि why despite the tariff increases circular debt has remained so high। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस दिसंबर में इसलिए बेहतर हुई है कि स्टेट बैंक ने पूरे साल भर की प्रॉफिट्स पहले ही 6 महीने में दे दिए, तो उसके नतीजे में आर्टिफिशियली पिक्चर लुक्स बेटर। तो IMF इसको देखेगा कि क्या पोजीशन है आने वाले 6 मंथ्स में, इसलिए कि आप स्टेट बैंक से कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा बाकी साल के लिए। तो इस तरह के कुछ इश्यूज हैं। टैक्स रेवेन्यूज पे भी कुछ सवालात हैं और फिर यकीनन आप ये देखेंगे कि प्राइवेटाइजेशन इश्यूज और स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस इश्यूज पे जो बातचीत हुई थी क्या वो इम्प्लीमेंट हुए हैं नहीं। ये सब हो जाएगा एक दफ़ा बोर्ड में, एग्जीक्यूटिव बोर्ड में अप्रूवल हो जाए कुछ अरसे के बाद, और फिर अल्लाह के फजल से अगर हमें जो फाइनल पैसे मिलने हैं लोन के तौर पर $1.2 बिलियन के तहत वो मिल जाए तो हालात कुछ आगे बढ़ते हैं। और मीनवाइल हमारी हुकूमत को शुरू कर देना चाहिए कि किस तरह से हम अगले 3 साल के IMF प्रोग्राम में जाएंगे और हमारा अपना एजेंडा ऑफ रिफॉर्म्स वगैरह क्या होगा। डॉक्टर साहब, बट $1.1 बिलियन या $1.2 बिलियन के हुसूल के लिए अभी मजीद कुर्बानियां दरकार होंगी। जैसे आप प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, टैक्स बेस बढ़ाने की बात कर रहे हैं, रेवेन्यू टारगेट्स उस तरीके से मीट हमने फिर भी नहीं किए, बावजूद इसके कि जैसे आपने इशारा किया कि टैरिफ्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, तो मजीद कुर्बानी देनी पड़ेगी और फिर IMF क्या मुतालबा करेगा? एंड डू वी हैव द सैटिस्फैक्टरी आंसर्स टू देयर क्वेश्चंस? Well, that is the important question. You see, the point is कि हालांकि ये स्टैंड बाय फैसिलिटी अप्रैल तक है, बट मेरे ख्याल से अंडरस्टैंडिंग ये थी कि पाकिस्तान टारगेट्स जो हैं वो साल भर के 2023-24 के मीट करेगा और इसमें मुश्किलात ज़रूर आ रही हैं। एक और भी प्रॉब्लम खड़ा हुआ है कि हमारे प्रोविंशियल हुकूमतों ने, ख़ासतौर पे केयर टेकर हुकूमतों ने कुछ ज़रा ज़्यादा ही खर्चे कर दिए हैं और इसमें नुमाया तौर पर एग्जाम्पल पंजाब का है और उसके नतीजे में साल भर की उनकी कमिटमेंट है कि वो 650 अरब के कैश सरप्लस जनरेट करेंगे, ऐसा नहीं होते हुए नज़र आ रहा है। ये सवाल भी शायद खड़ा हो जाए। तो देखिए, मुख्तलिफ इश्यूज तो होते हैं, जब भी IMF का रिव्यू होता है तो इश्यूज खड़े होते हैं और बाज़ वक्त प्रायर एक्शंस भी लेने पड़ते हैं बिफोर अप्रूवल बाय द बोर्ड। क्या सख्त एक्शंस होते हुए देख रहे हैं सर आप, और इसका बोझ आम आदमी पर कितना बढ़ेगा? ये मेरे ख्याल से टैरिफ साइड पे कोई ख़ास नहीं होगा, बातचीत आगे की होगी। हो सकता है कि कुछ टैक्स में कुछ मेजर्स लिए जाएं, होपफुली ये प्रोग्रेसिव होंगे और ये ना हो कि आप इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा दें फिर से, जो कि सरासर नामुनासिब होगा। और फिर मेरे ख्याल से ये देखना चाहिए कि आने वाले दिनों में आपके जो कर्ज़ों का बोझ वगैरह है वो किस तरह मैनेज हो रहा है, और ख़ास तौर पे आप ये देखिए कि हमारा जो डेट सर्विसिंग का बोझ है वो हद से ज़्यादा बढ़ गया है और उसके नतीजे पर
गवर्नमेंट की बोरोइंग रिकॉर्ड लेवल्स पर जा चुकी। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल भी यही था कि एक्सटर्नल डेट बर्डन भी है और फिर पैरेलल लिक्विडिटी क्राइसिस भी है। अब इन दोनों चीज़ों से कैसे निपटेंगे हम, और क्या हमारे पास इतनी स्पेस अवेलेबल है एट दिस पॉइंट इन टाइम? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, बात यह है कि जो एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन आ गई है वो ये है कि प्राइवेट क्रेडिटर्स जो हैं वो पाकिस्तान को कोई पैसा देने के लिए तैयार नहीं है लोन्स के तौर पर। और ये दो बड़े सोर्सेस थे पिछले सालों। एक तो आपके बॉन्ड फ्लोटेशन, यूरो या सुकूक बॉन्ड्स, और दूसरी तरफ आपके कमर्शियल बैंकों से लोन। इस साल एक पैसा नहीं आया है इन सोर्सेस से, जबकि हमने बजट में जो टारगेट बनाए थे उसमें ख्याल था कि तकरीबन $6 अरब इन दो सोर्सेस से आएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है, और मीनवाइल ये अच्छी बात है कि मल्टीलैटरल एजेंसीज और बायलैटरल एजेंसीज वगैरह ने तकरीबन अपने कमिटमेंट्स पूरे करते रहे हैं, और उसकी वजह तो यकीनन IMF की छतरी है। मगर आने वाले हफ्तों और महीने जो रह गए हैं, तकरीबन आपके 3.5 महीने, 3.5 महीने, तो उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि नए सोर्सेस कहाँ से आएंगे। तो मुझे लग ये रहा है अगले महीने तो एनीवे आपको एक बॉन्ड मैच्योर हो रहा है, उसका $1 अरब देना है आपको। दूसरी तरफ आपको मेरे ख्याल से नए सोर्सेस की तरफ जाना पड़ेगा, मगर मुश्किलात होंगे। तो इसके नतीजे में देखिए रिजर्व्स गिरने का खतरा अगले कुछ हफ्तों में जरूर मौजूद है। चेयरमैन सेनेट का बरवक्त इंतखाब ना होना और निगरां हुकूमतों का दौरानिया तवील होने की वजह से ये मुल्क में पहली बार है कि सिविल हुकूमत के दौरान ऐवान बाला 3 हफ्तों के लिए गैर फाल हो गया है, क्योंकि ऐवान बाला में 52 सेनेटर्स गुज़श्ता शब रिटायर हो गए हैं। सेनेटर की मुद्दत 6 साल होती है, लेकिन उनमें से निस्फ हर 3 साल बाद रिटायर हो जाते हैं और खाली नशस्तों पर इंतखाबात कराए जाते हैं। ये इंतखाबात आम तौर पर सेनेटर्स की मुद्दत ख़त्म होने से कबल हो जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सका। आम इंतखाबात में ताख़ीर, इंतखाबात के बर वक्त इनेकाद में इलेक्शन कमीशन की नाकामी की वजह से इलेक्टोरल कॉलेज की अदम मौजूदगी के सबब अनोखी सूरत हाल सामने आई है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 48 नशस्तों पर पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। इलेक्शन कमीशन जुमेरात 14 मार्च को इंतखाबी शेड्यूल जारी करेगा। सेनेट की इन 4 नशस्तों पर इंतखाबात नहीं होंगे जो पहले कबायली इलाकों के लिए मखसूस होती थी, क्योंकि ये नशस्तें 25वीं तरमीम के तहत खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम के बाद अब ख़त्म कर दी गई हैं। हर सूबे से 7 जनरल, 2 ख़वातीन और 2 टेक्नोक्रेट उलमा की नशस्तें होंगी। साथ ही 2 नशस्तें गैर मुस्लिमों के लिए मख्तस होंगी। इस्लामाबाद से 2 सेनेटर्स मुंतखब किए जाएंगे, जिनमें से एक जनरल सीट पर और दूसरा टेक्नोक्रेट उलमा की नशस्त पर मुंतखब होगा। रिटायर होने वालों में से सिर्फ 7 का ताल्लुक PTI से है। इनमें अपोजिशन लीडर के अलावा आजम सवाती, फैसल जावेद खान और वलीद इकबाल समेत दीगर शामिल हैं। ये जमात इस बार भी अददी अक्सरियत से सेनेट में बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आ सकती थी, लेकिन मखसूस नशस्तें ना मिलने की वजह से इस बार वो अददी अक्सरियत हासिल नहीं हो सकी जो पहले थी। इसका वो बेश 7 के करीब सेनेट नशस्तों का नुकसान उठाना पड़ेगा और पीपल्स पार्टी के 21 में से 12 सेनेटर्स और मुस्लिम लीग नून के 16 में से 11 सेनेटर्स की मुद्दत भी मुकम्मल हुई है। मुस्लिम लीग नून के इसहाक डार, हाफिज अब्दुल करीम, आसिफ किरमानी, राना महमूदुल हसन, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, शाहीन खालिद, नुज़ुक सादिक, कामरान माइकल, असदुल्ला खान जुनेजो, मुशाहिद हुसैन सैयद और साबिर शाह गुज़श्ता रोज़ रिटायर हो गए हैं। पीपल्स पार्टी के रिटायर होने वाले सेनेटर्स में रुखसाना ज़ुबैरी, सिकंदर, इमाम दीन शौकीन, मौला बख्श शांडियो, मोहम्मद अली शाह, रज़ा रब्बानी, वकार मेहदी और दीगर शामिल हैं। जबकि अब की बार पीपल्स पार्टी के चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार के लिए जमीयत उलमा इस्लाम फ़े ने यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट कास्ट करने की हामी भर ली है, जो इंतहाई अहम डेवलपमेंट है। किस्मत भी अजब खेल खेलती है। जब ख़राब हो तो अपने मुल्क की ज़मीन तंग पड़ जाती है कि उसे छोड़कर परदेश जाना पड़ता है। फिर चाहे बाप वज़ीर आज़म और चचा जितनी बार मर्जी वज़ीर आला रहा हो, लेकिन यही किस्मत जब मेहरबान हो तो आप चाहे 7 बरस के इश्तिहारी रहें, चाहे ये कहते रहें कि आप इस मुल्क के शहरी नहीं हैं, फिर भी वक्त आने पर आपको पूरे प्रोटोकॉल के साथ इस मुल्क में वेलकम किया जा सकता है। ऐसा ही आज जो वेलकम है मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के साहबजादों, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के भाइयों हुसैन नवाज़ और हसन नवाज़ को लंदन से लाहौर पहुंचने पर मिला है, जिन्हें सख्त सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल में जाती उम्रा पहुंचाया गया। नवाज शरीफ ने जाती उम्रा पहुंचने पर अपने दोनों बेटों का इस्तकबाल किया। एहतसाब अदालत ने दिसंबर 2017 में मुसलसल गैर हाज़िरी पर हसन और हुसैन नवाज़ को बाज़ाब्ता तौर पर इश्तिहारी डिक्लेयर किया था और उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे, लेकिन
कुछ रोज़ कबल ही हसन नवाज और हुसैन नवाज एहतसाब अदालत में दरखास्त करते हैं कि वो 12 मार्च को पाकिस्तान आना और एहतसाब अदालत में पेश होना चाहते हैं, इसलिए उनके वारंट मुअत्तल किए जाएँ। बाद एहतसाब अदालत ने हसन नवाज और हुसैन नवाज के दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दी और अदालत ने 14 मार्च तक के लिए दोनों के अल-अज़ीज़िया और फ्लैगशिप और एवन फील्ड रेफरेंसेस में दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। और हुसैन नवाज 7 बरस बाद पाकिस्तान पहुंच चुके। उम्मीद है कि ज़मानत के बाद जल्द अज जल्द उन्हें वैसे ही इंसाफ मिलेगा जैसे उनके वालिद गिरामी और उनकी बहन वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ को मिला था। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।